नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो शायद हुकूमत से तावन नहीं करता, और हुकूमत का भी ये कहना है कि उसके निचले तबके के जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, वो जो है वो बहुत मसला पैदा कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि लोगों ने जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ज्वाइन किया है 15 बरस पहले, 20 बरस पहले, कम तनख्वाहों पर ज्वाइन किया है, उनकी सारी जहनी ट्रेनिंग यही है कि वो फ़ायदा उनको होगा जब वो लोगों के रिटर्न्स में से, उनके कागज़ों में से गलतियाँ निकालेंगे, मिस डिक्लेरेशन निकालेंगे, वो कहेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये फ़लाँ SRO फ़लाँ रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, और यही उनकी पावर है। और हुकूमत के लेक्चर देने से, मीडिया पे बहस करने से, अखबारों में कॉलम लिखने से उनकी मेंटल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो बदल नहीं सकती। शायद ये वजह हो। यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं। और ये मकबूल जान साहब, क्या मैं सही डिस्क्राइब कर पाया? जी, आप बिल्कुल ठीक डिस्क्राइब कर रहे हैं। मसला सारा ये है कि इमरान खान के पास दो ऑप्शन हैं और दोनों ही ऑप्शन उसको करने। एक तो यह है कि वो रसूलुल्लाह जमाली की तरह, शौकत अजीज की तरह, नवाज शरीफ की तरह एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में अपनी जिंदगी दे दे और जो वो चाहते हैं, जिस तरह की हमारे यहाँ पॉलिसी बनती है उस तरह की बनती रहे, स्टेटस को में चलता रहे। तब तो ये मुल्क जो है वो जैसे घिसट स्टार्ट के चल जाएगा। उसको खींच खांच के IMF पे ले आए हैं। दूसरा ये है कि वो एक रेवोल्यूशनरी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बने, स्टेप्स ले। वो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है अब शुरू में शायद उन्होंने दावे शावे किए हैं और ब्यूरोक्रेट जैसे किसी को खौफजदा करते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो उसके बाद तुम सोचो हो क्या जाएगा, ये मुल्क जो है पता नहीं अंधेरे में वापस चला जाएगा। वो उन्होंने उसको शीशे में उतार लिया है। अब वो इमरान खान साहब जो है एक बेसिकली उसी तरह है जैसे बाकी लोग थे। आप अंदाजा करें ना, आप मुझे ये बताएं, पूरे के पूरा इस वक्त जो IMF के पास जो जा रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का जो प्रोग्राम, जिस वक्त आप उसको कबूल करेंगे, आपके साथ जो होगी आप सोच नहीं सकते। आप स्टेप्स के, यानी असद उमर साहब खड़े होके कहते हैं कि मैं इम्पोर्ट जो है नहीं बंद करना चाहता, क्योंकि शीरी मजारी साहब कहती हैं कि नहीं मेकअप आए, आप पैसे ज्यादा ले लें। आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी सारा फैसला जो है उसे इसलिए बदल देते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं हम इस पर टैक्स लगा देते हैं। आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपको ये करना पड़ेगा कि वो बात बड़ी सही कहता है, वो नाइजीरिया का जो हाल उसके कभी उसको चलवा के देखें। वो कहता ये है कि हमारी तबाही का हुआ था जब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लिया था हमने, और उसमें हुआ ये था कि हम अपनी राना साहब क्या असद उमर को IMF के पास जाना ही नहीं चाहिए? क्योंकि आपकी जमात जब चाहती है कहती है जाना चाहिए था, पहले क्यों नहीं चले गए अभी? और ये मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तूफान खड़ा हो जाएगा। आप भी तो कई दफा गए हैं, पिछली हुकूमतें भी गई हैं। देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था कि इनको जाना चाहिए था, अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी करनी चाहिए थी। हम जब गए थे तो 17-18 अरब डॉलर के रिजर्व थे। उनके होते हुए अगर ये IMF के पास जाते, लेकिन आप मुझे बताएं कि कोई भी पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर हो, नई हुकूमत बनी हो और वज़ीर आज़म ने कहा हो कि मैं खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, तो वो बेचारा फाइनेंस मिनिस्टर IMF के पास जा सकता था? नहीं जा सकता था। आप समझते हैं ये वजह? हम ब्लेम तो करते हैं, बिल्कुल ये वजह है। ही कुड नॉट गो। वो जब इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देके उसका वजीर आजम और नई नई हुकूमत बनी हो और वो आते सार पहले हफ्ते में वजीर आजम को निगेट कर दे और वहां पे एक बहस हो, वो नहीं जा सकता था। लेकिन राना साहब, जो असद उमर के करीबी जराए हैं वो ये कहते हैं कि IMF के मुतालबात में बड़े अजीबोगरीब किस्म के थे। सितंबर अक्टूबर में वो कहते थे डॉलर को 182 रुपए पे कर दें, इस तरह की वो बातें करते थे। तो वो चीजें जब आपने पैसे इकट्ठे किए, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है, ये रिसोर्सेज गलत नहीं, ये सोर्सेज गलत कह रहे हो। नहीं, देखें, जब आपकी रेटिंग्स हाई थी, जब आपके तमाम रेटिंग एजेंसीज आपको एक बहुत अच्छी रेटिंग दे रहे थे और आप अपने रिजर्व्स को और बूस्ट कर रहे थे, आपकी रेटिंग्स को और ज़्यादा, और आपका एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थी आपकी जो आप मेंटेन कर सकते थे। देखें, फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपकी रेपुटेशन, यहाँ फैसलाबाद में सूतर मंडी है, यान मार्केट है, जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाए ना, वो फिर उठ नहीं सकता। ठीक, वो फिर उसके ऊपर एतमाद किसी का बाकी नहीं रहता। हमने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है, ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तानी बिजनेसमैन रमेश कुमार साहब कि ये सुबह उठेंगे और ये क्या फरमाएंगे, वो दिस इज द ट्रेजेडी। और जो आपने बात शुरू में की, मैं उससे भी एग्री करता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, उनकी ट्रेनिंग और ख़ास तौर पे FBR की जो ट्रेनिंग है, बहुत पोलाइट और बहुत क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और कमिटमेंट के साथ आनी चाहिए कि वो फैक्ट्स के ऊपर आएँ
और कन्विंस करें कि इतना टैक्स बनता है और कोर्सिव मेजर्स ना लें, और अगर वो फ्रेंडली हो जाएंगे तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग के अंदर बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा वो होना चाहिए, लेकिन जो लीडरशिप गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने देनी है वो उनको नहीं मिली। और फिर एक और आखिरी अगर मिनट एक दे दें, हमने 5 साल में FBR को सेट किया था, ठीक कर लिया और उस FBR ने जो टीम जो क्लिक हुई थी टीम हर साल 20% की ग्रोथ दे रहे थे। उनको इन्होंने कहा ये नून लीग के बंदे हैं, ये नवाज शरीफ के बंदे हैं, उनको किसी को आज़ाद कश्मीर, किसी को कहाँ वो तोड़ दी। और अब जो ये लेके आए हैं जहांजेब साहब बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, वेरी फाइन, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जहांजेब खान भी पंजाब में रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के मंजूर नजर रहे हैं, तौकीर शाह साहब के वो बहुत दोस्त थे, PND में थे। नहीं, वो कोई PMLN के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है। और ये मकबूल जान साहब, जहांजेब जो हैं वो PMLN के मंजूर नजर थे, वो उनके खिलाफ नहीं थे, उनके खिलाफ PMLN का कोई मसला नहीं था। ये कैसे कहा जा सकता है कि वो कोई एंटी PMLN कैरेक्टर है? देखिए सक्सेसफुल टीम को क्यों तोड़ा सर? प्रोफेशनल टीम ने राना अफजल साहब बड़े मजेदार किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सारे IMF के साथ से। मैं एक बुनियादी तौर पे बात कर रहा हूँ, 8 प्रोग्राम हमने किए हैं इस बात के ऊपर। पूरी दुनिया के अंदर 2 तरह का है IMF के प्रोग्राम के खिलाफ एक इशू भी है और हक में भी है। कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ द इलिजिटिमेट डेट जो है वो उसने पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में 5 मुल्कों को कहा डेट ऑडिट कराओ। इमरान खान साहब को आते ही सबसे पहले डेट ऑडिट करना चाहिए था, और उसके बाद में डेफिनेशन दे दी हुई है द लोन्स व्हिच हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू आर इलिजिटिमेट। और वो उसके ऊपर बकायदा उसने अपना इक्वाडोर ने इनकार किया, अर्जेंटीन ने इनकार किया, पैराग्वे ने इनकार किया, और जिन लोगों के उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया इन चीजों को। आप मतलब सर, मैंने कहा था कि स्टेप तो लेने पड़ते हैं। मतलब सर कि इमरान खान साहब एक रूटीन में चलेंगे, बाउंड टू फेल। दुनिया में और ये सब इतनी मुश्किल बातें न करें, इतनी मुश्किल बातें न करें जो आवाम को समझ ना आए, आसान जुबान में करें। भरल में रमेश कुमार साहब, क्या ये मुमकिन है कि आपकी हुकूमत की जो माशी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कुछ भी हो, लेकिन ऑपोजिशन और मीडिया उसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और करते रहेंगे कि ये आपका एशलीज हील या आपकी बुनियादी कमजोरी बन जाएगी अगले चंद हफ्तों में, अगर आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिफेंड ना कर सके, और ये आपके लिए बहुत मसला बन जाएगा आपकी पॉपुलैरिटी के लिए? मैंने इन 17 सालों में ये देखा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में होती है, दूसरी उधर होती है, तो सियासत जो एक इबादत होती है ना, वो सियासत आजकल बन गई है अदाकारी। कब थी पाकिस्तान में? सियासत बन गई है अदाकारी। और उन चीज़ों को FBR को 6 सालों के अंदर मैंने तब्दीली में नहीं देखा है, नहीं माजी में देखा है। सियासत को इबादत में देखा है वैसे? मैं खुद करता हूं। वो कौन सा जमाना था? मैं आज भी अपनी सियासत को इबादत। आप बार बार राणा साहब को हंसा रहे हैं। राणा साहब कह रहे हैं कि वो कॉमेडी शो, राणा साहब सीरियस डिस्कशन हो रही है। राणा साहब जैसा काबिल बंदा नहीं था, मगर आखिर तक शाहिद खाका ने बाहर से जो बुला के उसको रूल के खिलाफ उसको मिनिस्टर बना दिया, मिफ्ताह इस्माइल को, इसको नहीं बनाया। राणा साहब आप क्या क्यों मार रहे हैं? ये बड़ी जाति की बात है राणा साहब। जब तक ये पिक एंड चूज चलता रहेगा, ये मेरा और रमेश का बहुत प्यार है, रहेगी। क्या क्यों मारे आपने, ये तो बता। अभी इनको छोड़े ही, हमारी दोनों की आपस की बात है। मेरा और अच्छा, अभी आ जाए IMF के ऊपर। अब रमेश को मैं अच्छा लगता हूं तो पता नहीं दूसरों को नहीं लगता है, ये क्या हो सकता है इसका फायदा? IMF के ऊपर ये क्या आप इसलिए मार रहे हैं कि आपके और रमेश का प्यार है? नहीं, हमारी बहुत अच्छी आपस में, और हम दोनों इकट्ठे बैठते थे, और हमारी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी एडजस्टमेंट थी, आज भी है। वो मेरा ख्याल इसलिए क्या मारा उन्होंने जब आपने कहा कि सियासत इबादत हो सकती है, इस पे वो क्या मार रहे हैं? नहीं, होनी चाहिए। कब हम चाहिए? मैंने आज हमारा साथी था, उधर बेचारा बैठ गया। डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पहले आप उनके साथी थे, अब उधर बैठ गए, उनको इसलिए भी हंसी आ रही है। किस पे? नहीं, उसके ऊपर भी नहीं कहेंगे वो। उसको पता है मियां साहब के सामने अकेला में खड़ा होता था, अकेला खड़ा होता था, अपने स्टैंड के ऊपर बात करता था। होता क्या था? और आज भी जो भी हो, मैंने आज OIC के अंदर जब नहीं गए ना शाह साहब, मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा कि हमें जाना चाहिए था। मैं IMF के ऊपर भी था कि IMF के पास हमारे पास पहले दिन जाना चाहिए था। अच्छा, रमेश ने इसका जवाब नहीं दिया। रमेश आपने नहीं दिया इसका जवाब। क्या ये इकोनॉमिक पॉलिसी का जो सारी बहस इस पे छिड़ चुकी है, जिसकी क्योंकि मसाइल तो बढ़ते चले जाएंगे, महंगाई है, महंगाई होती चली जाएगी। असद उमर के पास कोई ऐसा जादू का तरीका नहीं है, या तो अमेरिका मदद कर देता कुछ, बहुत ऐसा कुछ हो नहीं रहा।
चूंकि पैसे नहीं मिल रहे उस तरह से जिस तरह से पिछली हुकूमतों को मिलते थे, इस हुकूमत के ये मसले बढ़ते चले जाएंगे और लोग इसको ब्लेम करते चले जाएंगे जैसे जैसे लोगों को मसला होगा। तो क्या ये इनकी बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है अगले 6 महीने? देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म बात को लेके चलेंगे ना, ये मुसीबत नहीं होगी। अब पिछली गवर्नमेंट को पैसे मिलते रहे, IMF से मिलते रहे, वर्ल्ड बैंक से मिलते रहे, लेकिन वो कौन से प्रोजेक्ट डिफाइन होते थे, वो पैसा क्या पब्लिक के पास जा रहा था, क्या आवाम के पास जा रहा था, बेसिक हेल्थ में जा रहा था, पानी, साफ पानी के में जा रहा था, वो किस में, मेट्रो में जा रहा था, ऑरेंज में जा रहा था। इस गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा है कि जब ये नेगोशिएशंस करेंगे वर्ल्ड बैंक से या इनसे, तो ये डिफाइन उनकी वो जो सी इंस्ट्रक्शंस है ना कि जनाब जो IMF को आपने सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा वो डीप डाउन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है ऑब्वियसली। तो वो क्या करते हैं, वो होता ये है कि जो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जब ये पैसा वो बोरिंग करते हैं वहां से, तो वो उनको कहते हैं ये ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में लगाइए कि जहां पे करप्शन हो, जहां पे मुल्क में अवाम पे ये पैसा ना लगे, जहां पे बड़ी बड़ी किकबैक्स हो। पर्पसली ये होता है और अल्टीमेटली क्या होता है, अवाम को फायदा नहीं होता है, चंद लोगों को। जैसे ओरिया मकबूल साहब ने एक बात की कि आपने अगर चंद लोगों के लिए IMF की फंडिंग है, लोनिंग है, तो उसको वाकई IMF एक रेगुलाइजेशन सिस्टम है और IMF के लेटर ऑफ क्रेडिट जो है हमें एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक हर जगह पे फायदा देता है। ऐसे नहीं IMF को आप बुरा कहते हैं। और अगर औरों से पैसे नहीं, ये देखें हमने दोस्त ममालिक को पहले यूज नहीं किया था, इस मर्तबा हमारे जो दोस्त ममालिक जिसके लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी है, हमारा जोर ये था कि हम IMF से ज्यादा, जो IMF हमारे ऊपर कंडीशन की बात करता है कि आप ये कंडीशन डालो, ये कंडीशन डालो, वो अवाम के अंदर और ज्यादा मसले मसाइल खड़े होंगे, महंगाई के और ज्यादा मसले मसाइल खड़े होंगे, जिस वजह से आज हम कॉम्प्रोमाइज टाइम पे आ गए। माजी में अगर हम जाते तो हुकूमत के लिए फायदा था मगर अवाम के लिए मुश्किलात थी। ठीक है, चले, हुकूमत के लिए फायदा था, अवाम के लिए मुश्किलात। आप इत्तफाक नहीं करते राजा आमिर अब्बास से, लेकिन राना साहब आप स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस रहे हैं, आप सऊदी अरब में काम करते रहे हैं फाइनेंशियल इदारों के अंदर, आपको मतलब क्या आप इस हकीकत से इनकार करेंगे कि जितने फाइनेंशियल इदारे अमेरिका ने खड़े किए हैं दूसरी जंग अजीम के बाद, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, इसमें IMF है, बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये बहरहाल पॉलिटिकल इदारे हैं और जो ग्लोबल जो थिंकिंग होती है, स्ट्रेटेजिक होती है, उसके हिसाब से ये अपने फैसले करते हैं। और जब एक हुकूमत को उन्होंने सपोर्ट करना होता है, उसको आसानी से कम कंडीशंस पे पैसा दे देते हैं, क्रेडिट दे देते हैं, उसकी डायरेक्शन भी कंट्रोल करते हैं। जब किसी हुकूमत की ओवरऑल जो जियो स्ट्रेटजी होती है, जैसे इस हुकूमत की है, जब उससे वो एग्री नहीं करते तो उसको आसान किस्तों पे, आसान शराइत पे पैसा नहीं देते। ये एक तो एक सेंट्रल प्रॉब्लम तो है ना, ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना, IMF को बड़ा क्रिटिकली लिखा तो गया है ना दुनिया में। देखें, ये एक मिथ है और इसके बारे में वाकई बहुत लोगों ने लिखा भी है जी, बहुत लोगों ने लिखा भी है। बेसिकली वो इदारा इस्लामिक हो या इंटरनेशनल हो या IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने अपना कर्जा वापस लेना होता है। वो कर्जा अपना पैसा डुबाने के लिए नहीं देते। IMF का जो मैंडेट है और वर्ल्ड बैंक का जो मैंडेट है वो सपोर्टिव है और वो आपको कहते हैं कि अगर आप इतना पैसा एजेंडा नहीं है, वापस कैसे दोगे। उनका कोई एजेंडा नहीं होता पॉलिटिकल। बिल्कुल, देखें, नहीं, उनका बेसिक एजेंडा है कि हम भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि जब हम पैसा कर्जा ले रहे हैं तो हम वापस देंगे। तो वापस कैसे देंगे? अगर हम वापस देने का एक रीपेमेंट प्लान उनको अच्छा दे देते हैं, आपकी इकोनॉमी, आप एक प्रोजेक्ट से इनकम नहीं आती, आप बाकी प्रोजेक्ट से इनकम निकाल के उनका पैसा वापस दे देंगे तो वो आपको इजीली दे देंगे। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी पे ठीक है। और ये मकबूल जान साहब, बुनियादी तौर पे देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉल्ट लाइन है, इसका फैसला हमें करना चाहिए। राना साहब समझते हैं कि IMF का ये वर्ल्ड बैंक का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, खालिस्तान इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर वो फैसले करते हैं। जरा इसका जल्दी से जवाब दें, मुझे लंबी बात ना करें, जल्दी से जवाब होता है पॉलिटिकल एजेंडा IMF का कि नहीं होता? 100% सर पॉलिटिकल एजेंडा क्या, इकोनॉमिक एजेंडा होता है उनका। असल मतलब यह है कि IMF, जब आप IMF से पैसे लेते हैं तो IMF के मदद में इजाजत नहीं कि आप उसका पैसा खर्च कर सके। आपका तो पैसा आपका पार्क होता है उनका, आपको सिर्फ करते हैं कि आप सबसे सस्ता कर्जा उनका है, सब वही होता है ना, तो 1% होता है। आप करते क्या है, IMF का वर्ल्ड बैंक का कर्जा लेते हैं, आप एक पॉवर्टी एलिवेशन डिपार्टमेंट खोलते हैं, 1% पे कर्जा लेते हैं, 26% पे आम आदमी को मिलता है वो कर्जा। आप उठाए जरा अपनी हिस्ट्री तारीख की किसी की कि आपने आपका पॉवर्टी एक बैंक भी अगर आपको कर्जा देगी वो आपके ऊपर ये तो देखेगी कि आप कैसे उसको खर्चा करोगे, कैसे आप वापस करोगे, आपकी
आपका मैकेनिज्म क्या है? नहीं, लेकिन उनकी कंडीशनलिटी जो है वो 4 होती है बेसिकली। नंबर 1 आपका स्टेट अपनी गलतियां बैंक पे मत डालें। अच्छा राना साहब, लेकिन राना अफजल ने दरमियान में बात की कि ना लें। उन्होंने कहा कि अगर आपको कर्जा नहीं चाहिए IMF का, सस्ता कर्जा देकर ना लें। अब ना लें, अपनी गलतियां भी उन पे ना डालें। आप जब लें तो आपके पास ऐसे बंदे हों कि जिनके जाती इंटरेस्ट ना हो, आपकी टीम में ऐसे लोग हों कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स सोच के जाएंगे कि जनाब हम कर्जा लेंगे और फिर ये प्रोजेक्ट्स होंगे, इसमें हमें किकबैक्स मिलेंगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग होंगे कि जिनकी अपनी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग जब नेगोशिएशन करेंगे, जब वो लोग टेबल पे जाएंगे तो आप उनको यकीनन कन्विंस भी करेंगे। और अब शुरू में जो आप नहीं गए, अब उनकी वो टर्म्स एंड कंडीशन IMF की नहीं रही। हम क्यों कहते हैं कि हर चीज में असद उमर या अगर गवर्नमेंट कहती है कि वो गलत कह रहे होंगे, वो यही बता रहे हैं, खान साहब भी यही बता रहे हैं कि जो शुरू में शराइत थी बहुत सख्त थी, अब वो मेल्ट हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो उसकी वजह क्या है? यही वजह है, वजह जियो स्ट्रेटजी है और कुछ आपने बेसिकली जियो पॉलिटिक्स। लेकिन राना साहब, ये जो इल्जाम है आपकी हुकूमत पे, जो इल्जाम है, और वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का इल्जाम है कि आपने एक तरफ से तो IMF से डॉलर में कर्जे लिए, दूसरी तरफ से आपने पाकिस्तान के अंदर पैसा, और इसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज या इंटरनल एक्सचेंज का मसला बिल्कुल नहीं है, सिस्टम में पैसा आ रहा था, आपने सिस्टम से गैर तरक्याती मंसूबे किए। वो ऑरेंज लाइन हो, लाहौर का मेट्रो प्रोजेक्ट हो, इस्लामाबाद पिंडी का मेट्रो प्रोजेक्ट हो, मुल्तान का मेट्रो प्रोजेक्ट हो, KP में और हजारा के दरमियान सड़कें हो, ये वो प्रोजेक्ट थे जो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते थे। ना इससे स्किल डेवलपमेंट होती थी, ना इससे रेवेन्यू जनरेट होता था, ना इससे प्रोडक्शन हो रही थी, ना इससे एक्सपोर्ट फट सकती थी। तो जब आपने, और ये शो बिजनेस के थे, ये ऐसे आपने प्रोजेक्ट किए जिसमें कम पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो थे उनको आपने ये तासुर दिलाया कि तरक्की हो रही है, हुकूमत उनकी फलाह के लिए चीजें कर रही है। ये आपने इलेक्शन जीतने के लिए स्ट्रेटजीज इख्तियार की, और आपने और जिससे टेम्पररी तौर पे ग्रोथ। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं आपसे जवाब ही लेना चाह रहा हूं। बात करने दें अगर मुझे, प्लीज करने देती बात। जी मैंने आपसे सवाल रेज किया है, लोग सुन रहे हैं। देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। जो हुकूमत 200 अरब से टैक्स कलेक्शन 4000 अरब, 2000 अरब से 4000 अरब पे ले गई, और हर साल 5 साल के लिए एक उन्होंने अगर 4 मेट्रोज 100 अरब की बनाई, तो व्हाट इज द रेशो? आप कुछ रेशो की बात कर रहे हैं। अगर हमने 2000 अरब एक साल में टैक्स बढ़ा दिया और 100 अरब की 4 मेट्रोज बना दी, और अगर पब्लिक की कन्वीनियंस उससे फ़ायदा नहीं हुआ, लोगों की एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, पाकिस्तान के अंदर कंफर्ट नहीं आया गरीब आदमी के लिए, तो आप क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल, ये तो 2-3% ऑफ दी बजट है, अगर वो इसके ऊपर खर्च हुआ। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपने बिजली घर लगाए जो आपने 100 रुपए डॉलर में लगा लिए, आज वो आप 150 रुपए डॉलर में आपके पास एसेट्स हैं, आप सही कह रहे हैं कि आप बेचने के लिए जा रहे हैं। 200 अरब के लगाए हमने। मैंने देखा माजी में ऐसे नहीं कि डेवलपमेंट बिल्कुल सिर्फ गलत हुई। जो डेवलपमेंट पीपुल्स पार्टी ने तो बिल्कुल डेवलपमेंट ही नहीं की, वो बातें की जो राजा उमर अब्बास साहब बात कर रहे हैं। ये बात ये है कि मजाक उड़ा रहे हैं के टाइम पे जो डेवलपमेंट, मगर उस डेवलपमेंट का फोकस वहां होना चाहिए था कि हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दोबारा हमें कर्जे उतारने। हमने नहीं, वो कहते हैं कि खर्चे शॉर्ट साइटेड लोगों को सिर्फ मेट्रो नजर आ रहा है। ये कुछ पॉलिसी 200 तो नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ ऑरेंज लाइन तकरीबन 300 अरब बन जाती है। फैसले ज्यादा किए, पाकिस्तान पॉपुलर फैसले नहीं किए। इस वक्त पाकिस्तान पॉपुलर फैसले ज्यादा है। ये सिर्फ मेट्रो को सिर्फ बदनाम किया गया, नहीं किया जा सकता। मुन्नी बदनाम, मुन्नी क्या था? मुन्नी बदनाम इस वक्त सब्सिडी का तासुर खत्म किया जा रहा है। मुन्नी बदनाम हुई। अच्छा, और ये मकबूल जान साहब वो कहते हैं कि मुन्नी ऐसे ही बेचारी बदनाम हो गई है। सिर्फ 200 अरब के थे। मेरा ख्याल है कि सिर्फ ऑरेंज को देखें तो तकरीबन 300 अरब का मंसूबा लाहौर का बन जाता है। अगर बाकी 200 के भी थे तो 500 अरब के। ऑरेंज ट्रेन तो 300 अरब की है, 300 अरब की है ना, तो बाकी 200 500 अरब बन गया ना सर। तो लेकिन और ये मकबूल जान साहब वो कहते हैं कि ये खर्चा ज्यादा था नहीं, ये बजट का छोटा सा चंद फीसद बनता है, इसकी वजह से ये इसको नहीं आप कह सकते ओवर 5 इयर्स। देखिए मेरी बात सुने, मतलब सारा ये है कि एक आदमी था जॉन परकिंस, उसने एक किताब लिखी थी कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, कि कैसे जो है हम कौमों को गुलाम बनाते हैं। वो कहता है हम स्ट्रक्चरल कर्जे जो है वो लोगों को दिया करते हैं। आप सिंपल मोटरवे की मिसाल आपको देता हूँ। मोटरवे के ऊपर आप गुजरते हैं, एक तरफ भी 1 करोड़ भूखा नंगा, ना पानी, ना बिजली, ना सेहत की सहूलत, ना तालीम की सहूलत, 1 करोड़ भी इसी तरह बैठे हुए हैं। अब कहा जाता है कि जी वहां जनाब साहब एक छोटी सी बात करूंगा। हाँ जी कर दें, जल्दी कर दे, 1-2 ही मिनट रह गए। देखें जो छोटी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मैक्सिको की स्टोरी आप देख लें
कि उन्होंने IMF से कर्जा लिया और एक वक्त ऐसा आया कि $30 बिलियन IMF को कर्जा उन्होंने दिया हुआ था और IMF को, और आज फिर वहां बैड मैनेजमेंट आई, आज फिर मैक्सिमम को ट्रबल में है। तो जो फाइनेंसेस हैं, आपकी इकोनॉमी है, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि अच्छे मैनेजर्स हों। जब भी एक अच्छी इकोनॉमी को खराब करने में देर नहीं लगती। सर वो 22 मुल्कों की मिसालें देता है कि जहां पर ये स्ट्रक्चरल कर्जे हमने दिए, वो कभी तालीम के लिए कर्जा नहीं देते, कभी सेहत के लिए कर्जा नहीं देते, कभी आप किसी और, वो हमेशा स्ट्रक्चरल कर्जे देते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आपके पास तो तालीम पे आप अपने पैसे खर्च कर लें। राणा साहब वो वक्त याद होगा जब PMLN की हमारी मीटिंग हो रही थी, तो इसाक डार ने कहा जो आज असद उमर कह रहा है, तो फिर हम सब लोगों ने कहा कि पीपुल्स पार्टी ये सारा कर्जे लेके गई और हमारा कर्जा हमारा उतारना एक चीज आप सिर्फ ये देखिए कि IMF में कितने % शेयर्स हैं अमेरिकन के? 17%। 17 मेजर शेयर होल्डर, हाँ, मेजर डिसीजन मेकर्स। तो अब आपने इसके देखे होंगे डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स IMF को डिक्टेट करते हुए, तो ऑब्वियसली अगर आप एक सेकंड दीजिएगा, आप डिनाई नहीं कर सकते उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट और आपकी जियोपॉलिटिकल चीजों को देख के वो आगे चलेगा। और कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि जी IMF ने पैसे दिए हैं, और ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स या स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है ना, इसमें वो जान के देता है कि इसमें करप्शन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ठेकों में इतनी ज्यादा होती है कि हमारे सामने कंडीशन के साथ जब भी हमारे वक्त जो है तो IMF के थ्रू हमें कंडीशन जरूर सख्त लगती है। वक्त जो है वो खत्म हो गया। रमेश कुमार साहब का, राना अफजल साहब का, राजा आमिर अब्बास का और ये मकबूल जान साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे शक है कि ये जो इकोनॉमिक और ये फाइनेंस पॉलिसी की और मईशत की जो डिबेट है, जिसे पाकिस्तान की मीडिया ने अभी तक इतना अहम नहीं समझा और अब हुकूमत इस मैदान में उतरी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यही वो डिबेट है जिसे अगर इमरान खान और असद उमर की हुकूमत जो है अगर जीत नहीं सकेगी इस डिबेट को, एक आम आदमी को पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में ये बात नहीं समझा सकेगी कि वो सही फैसले कर रहे हैं और वो मजबूरी में ये फैसले कर रहे हैं और कोई और ऑप्शंस उनके पास नहीं थी। तो आवाम का मूड खा, उसने PTI को वोट दिए थे, ये PMLN को दिए थे, उनका मूड बदलने लग जाएगा, बिभरने लग जाएगा, इसलिए कि माशी मसला इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला होता है और उसका प्रेशर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के ख्यालात बदलने लग जाते हैं। ये वो चीज़ है जिसका असद उमर को, इमरान खान को और उनकी कैबिनेट को सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो बहुत परेशान नज़र आते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह भी यही है। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।